हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? कैशन बा? नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड, बेटर एंड बेस्ट। आई थिंक सो। इफ यू आर डूइंग गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए काफ़ी शानदार शानदार सी चीज़ें। अगर आपने वे ऑप्टिक्स अभी कंप्लीट कर ली होगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं जो पढ़ाई थी, कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो होंगे वे ऑप्टिक्स के, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर हम लाइव आ चुके हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, हमको बताओ कि सर हो आप हो लाइव और हम हैं आपसे पढ़ने को तैयार। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग लाइव आ गए हैं तो जल्दी से सूचना प्रदान की जाए। चलो, यस वी आर लाइव नाउ। सो कैसे हैं आप लोग? मोस्ट ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट टॉपिक, जिसका एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं तो इट इज हैविंग अ वास्ट एप्लीकेशन इन ऑल टाइप ऑफ, आई वुड से, एग्जामिनेशंस, चाहे जे एडवांस हो चाहे आईएनपीएच हो, हर एक में लगभग इसका कुछ ना कुछ कंटेंट आने का पूरा पूरा प्रबल चांसेस रहते हैं। तो एक बार जल्दी से इस इवेंट को आप सभी लोग सीरीज को शेयर कर दें, ताकि जो भी मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना चाह रहे हैं वो फटाफट आ जाएं और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करें। तो भैया प्रारंभ करते हैं। चलो भाई, स्टार्ट करें। Okay. Let's start today's session. Let's start. So we are going to welcome all of you. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में, और होपफुली आप सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इन ऑल टर्म्स ऑफ, इन ऑल एग्जामिनेशन जितने भी अपन लोग देने वाले हैं, आप लोग आगे देंगे। और राघव जी का स्टार्ट करो सर, कितने लेक्चर्स होंगे बेटा इसमें? नंबर ऑफ लेक्चर्स जो होंगे लगभग 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। दिस इज मी श्वेंदु मिश्रा, आई एम एन आईटी ग्रेजुएट और आई एम सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट ट्यूक्लियस एजुकेशन, कोटा, राजस्थान। और अभी मैं पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ कोटा के अंदर। उसके पहले भी पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन कोटा के अंदर 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ और एक क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल शिव फिजिक्स एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस पर अपनी बात कुछ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें। एंड प्लस और आइकॉनिक दोनों ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एजुकेशन को। कई बच्चे इस डिफरेंस को भी पूछते हैं, सर हम यूट्यूब पे आपसे पढ़ें या प्लस पे पढ़ें। तो आई वुड से कि प्लस इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, प्लस इज मच मोर, आई वुड से
डिसिप्लिन्ड प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो लाइव क्लासेस को जरूर देखें, वीकली टेस्ट होते रहते हैं, आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मतलब आप जो भी पढ़ना चाह रहे हो उसका अनलिमिटेड। सर, गेटिंग NIT जालंधर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग in mock round 2, will I get in JOSA round 1? Yeah, you will definitely get it in JOSA round 1, yeah. Most probably, मतलब definitely कहना तो गलत हो जाएगा, लेकिन yes, you will most probably get it. उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज माई कोड SM11। अगर आप में से कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी का, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू 90,000 रुपीज फॉर 24 मंथ एंड 30 मंथ। जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो लोग 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 55,400 रुपीज का होगा एंड 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन 59,399 रुपीज का होगा। दैट इज अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग। थैंक यू आकाश एंड कॉन्ग्रेचुलेशन for the new word that you are getting into for your college। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हेड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। 30 अक्टूबर को आप सभी के काउंसलिंग के लिए एक सेशन रखा गया ताकि आप लोग अच्छे से अपने कोई भी परेशानियां हैं उनको शेयर कर सकें। सेशन 1 होगा डिकोड IIT-JEE प्रिपरेशन क्लास 10 क्लास 11 का 10 AM पर। IIT-JEE रैंकर्स जर्नी क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स की ये भी होगी। ये अनअकैडमी चैंपियंस की लिस्ट है। T20 टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सामने है, ये आ गई है। SM11 कोड के माध्यम से आप T20 टेस्ट सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रैंकर हैं, आप अपनी लिस्ट में नाम चाहते हैं अनअकैडमी में, तो अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो इसी के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ जब वो जो है फॉर्म उसको फिल जरूर कर दें, दैट वुड बी ग्रेट। एंड IIT-JEE कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ये आप सबको जरूर देना चाहिए क्योंकि ये इससे आप बहुत सारे स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिनोमेना दैट यू कैन थिंक ऑफ, इजंट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दिस इज मी शिवेंद्र मिश्रा एंड आई एम गोइंग टू इनिशिएट टुडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो चलो भाई हेडिंग डालते हैं। आज का लेक्चर आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं एज अ होल, इस चैप्टर की बात करें तो आई कैन वेरी सिंपली से कि इनटू दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू सी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू कंसेप्ट। और इसमें जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा वेरिएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कई बच्चे पूछते भी सर क्या किस तरीके की एक्सपेक्टेशन से रखी जाए। दिस चैप्टर EMI कई सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल अगर आप बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, आप इसको दो तरीके से पढ़िए। एक तरीका है, बीच मत अटकिएगा, एक होता है इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल तरीका। JEE एडवांस में इसका कंसेप्चुअल तरीका ही काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। JEE एडवांस हो गया या फिजिक्स ओलंपियाड हो गया। अगर आप नीट या JEE मेन की बात भी कर रहे हैं तो इसके फॉर्मूला ओरिएंटेशन में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एडवांटेज क्या है दोनों के वो भी समझा देता हूं और डिसएडवांटेज क्या है वो भी समझा देता हूं। देखो नीट और JEE में जिसे टारगेट करके रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कंसेप्ट्स हैं वो काफी डीप है, मतलब इसको पढ़ने में आपको अच्छी खासी मेहनत लगती है और कई बच्चों को पढ़ना उतना पसंद नहीं होता है या उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि सर हम बहुत हमारा है कि सर नंबर आ जाए। तो अगर आप उस पे हैं तो आप आई वुड रिकमेंड कि आप फॉर्मूला बेस्ड इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने में सर कुछ घाटा नहीं होगा? जनरली जितने भी क्वेश्चंस EMI के अंदर आते हैं, JEE मेन और नीट के अंदर, वो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डायरेक्टली आप फॉर्मूलास उनको पिक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं आता है कि बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन होगा। अगर आपने कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन सही ही नहीं होगा। ये मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। JEE मेन और नीट में स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं तो आप इसको फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन JEE एडवांस में इसकी फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई काम की नहीं होती है क्योंकि उसमें हर बार क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के ही आता है, अलग तरीके से आता है और वहां पर फिर आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो इसके लिए कंसेप्ट का स्ट्रांग होना जरूरी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये लगभग 5 लेक्चर का एक चैप्टर है और इस 5 लेक्चर के चैप्टर को अगर आपने ईमानदारी से इस पर बेस्ड लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए
तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आना भी मुश्किल रहेगा। आपको ये मैं पहले से बता के चल रहा हूँ, और बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपको आइडिया रहे। सॉल्व आपको HCV का EMI कंप्लीट करना है फर्स्ट, और एक मैं शीट दूंगा जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगी, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। ये आपका फर्स्ट फेज है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप JEE एडवांस तक की लड़ाई बहुत आराम से लड़ लेंगे। उसके बाद फर्दर ऑन फिर आपके पास लिमिट्स कुछ भी नहीं है। आप एरोडोव को पूरा करिए, उसके बाद आप पाथ फाइंडर पे जाइए, आगे के कई सारे डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं, लिटरेचर से आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन इतना एक बेयर मिनिमम है जो आपको करना ही करना होगा। अगर आप JEE मेन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा दी गई शीट की HCV तो आपको फिर भी करनी है। आप उसमें O1, O2, S1 ये 3 एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है, और JEE मेंस के PYQs करने हैं। आप मतलब इसमें जो आपको छोड़ना है वो S2 नाम की एक्सरसाइज छोड़नी है, सब्जेक्टिव का डिफिकल्ट लेवल आपको छोड़ना चाहिए, छोड़ सकते हैं मतलब, और JEE एडवांस के PYQs आप छोड़ सकते हैं अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर JEE मेन। अगर आप JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप चलिए आइए। तो EMI का पहला कंसेप्ट आता है, पहली चीज जो आती है, दैट केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडे के बेसिकली 2 नियम हैं, लेकिन अपन पहला नियम बोलता है कि किसी भी, और ये एक ऑब्जर्वेशनल बेस्ड लॉज हैं, ऑब्जर्वेशन किया गया, देखा गया, और उन्होंने देखा कि जब भी किसी लूप, क्लोज लूप के पास, उससे पास होने वाले फ्लक्स में कोई चेंज आता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है। सो देयर इज अ EMF इंड्यूस्ड इन अ लूप दैट encounters a change in flux with time। उन्होंने देखा कि एक इस तरीके का लूप लिया उन्होंने, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसके दोनों एंड्स पे, और एक मैग्नेट को इसके पास लेके आया गया। एज दिस मैग्नेट मूव्स फॉरवर्ड और मूव अवे फ्रॉम इट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप चेंज्ड। As it moves towards it or as it moves away from it, the net flux passing through changes with time, and this time varying flux initiated a EMF into the loop, and that particular EMF is called as induced EMF। इसको क्या नाम दिया जाता है? EMF induced। और उन्होंने बोला, फिर इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया कि EMF इंड्यूस जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। ये उन्होंने फैराडे ने बता दिया था। फैराडे के 2 नियम, पहला नियम कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स विद टाइम, देयर विल बी द चेंज इन, देयर विल बी अ इंड्यूस्ड EMF इन द लूप। लूप में EMF इंड्यूस होगा इन अ क्लोज लूप। तो ये स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो एक बार मैं बोल देता हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इन अ क्लोज लूप, इफ फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, इन अ क्लोज लूप, इफ फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, देन देयर विल बी अ EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, एंड दैट इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा, बराबर होगा। इस बात को हमको समझना है। आपने कहा सर ठीक है, समझ गए बात, अब क्या करना है? मैंने कहा अब कुछ नहीं करना है, अब अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये एक बहुत बेसिक सा बातचीत होगी। आपने कहा तो फ्लक्स क्या होता है? तो आपने कहा सर देखो, सबसे पहले अगर आप फैराडे के नियम पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले फ्लक्स को समझना बहुत जरूरी है। फ्लक्स सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, वही सेम चीज मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लिखते थे phi E के साथ, and it is equals to intensity of electric field E dot A। In the very similar manner, magnetic flux is also defined as phi B, and it is equals to magnetic field B dot A। तो कुछ नया नहीं है। आपने कहा बिल्कुल कुछ भी नया नहीं। अब आपने कहा अगर ये फ्लक्स है, आपने फ्लक्स की पहले से भी पढ़ाई की हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी कोई खास परेशानी होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी बहुत परेशानी होती भी तो आप आराम से बता सकते हैं, अपन शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
कोई भी दिक्कत है तो आप इजीली बता सकते हैं, और कोई परेशानी है तो आप पूछ भी सकते हैं। आपने कहा सर ठीक है, फ्लक्स को चेंज हुआ ई डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी डॉट ए। अब यहाँ पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे तो अपना फ्लक्स निकल के आ जाएगा, और अगर ये फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बेसिक सिंपल कंसेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कहा ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें आने वाली है। आपने कहा सर अब मेरे को पहली चीज समझाओ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। आपने कहा सर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। भैया ईएमएफ इंड्यूस होगा तो डायरेक्शन बनेगी, कुछ ना कुछ बताएगा, पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर, किधर की तरफ करंट को फ्लो कराएगा वो ईएमएफ। तो पहली बात अगर की जाए तो पहली बात यहां पर जो निकल के आती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। और डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉ आता है, दैट लॉ नेम्ड एज लेंज लॉ। उस लॉ को क्या नाम दिया जाता है बेटा? उस लॉ को नाम दिया जाता है लेंज का नियम। और लेंज लॉ को अभी हम लोग बात करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने कहा सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कैसे बेस्ड हो गया? बेस्ड हो गया, मैंने कहा देखो यार समझो इस बात को। उन्होंने बोला कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो हमेशा इस तरीके से होगा कि वो अपने द्वारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा दैट इट इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी। किसके बराबर होगा बेटा? वो माइनस का डी फाइव बाई डी। आपने कहा माइनस डी फाइव बाई डी टी से आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा देखो ये निगेटिव साइन जो आप यहां पर लगा रहे हो ये बता रहा है डायरेक्शन इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज। डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो हमेशा चेंज का विरोध करे। आपने कहा क्यों? ये कोई भारत का विपक्ष है जो हर चीज में विरोध करेगा? भाई हमेशा विरोध करने की क्या जरूरत है, कभी साथ भी देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है क्या कि विरोध करना बहुत जरूरी है? तो एक छोटा सा पॉइंट यहां पे समझिएगा, और इसी चीज को समझिएगा कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसमें ईएमएफ आया मतलब इट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द सिस्टम। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ जो उस लूप के अंदर आई है वो कारण होगी, क्योंकि भैया वो एनर्जी का ही, अगर वो कोई एक एनर्जी आई है तो किसी ना किसी एनर्जी के घाटे होने के बाद ही तो आएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और सर्टेन वर्क। आपने कहा सर अगर एक एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहां से? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जिसको अपन सबको समझना चाहिए। आपने कहा सर देखो इस बात को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखो, आपने कहा सर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब कुछ करंट फ्लो करेगी। अगर ये करंट फ्लो की इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आई। तो एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहां से? एक्स्ट्रा एनर्जी इन लूप कहां से आई? किसने दी? आपने कहा सर इसने मंत्र मारा इस मैग्नेट ने। तो आपने कहा सर मैग्नेट ने अगर मंत्र मारा है इसका मतलब मैग्नेट ने खुद की एनर्जी लॉस की होगी तभी तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली होगी। अजय बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बोल रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ यार तो सही है, क्या कुछ लॉस हुआ? तो लॉस किसका? आपने कहा इसका लॉस जो दिखाने का तरीका है वो लॉस होता क्यों? वो इसका अपोज खुद ही आई करती है कि अगर इसका आई आएगी तो इसका मतलब इसकी एनर्जी खाने के बाद ही आएगी। तो ये आई इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही होगी कि इसकी एनर्जी खाई जाए। And this is the most important point that is defined over here कि लेंज लॉ इस बात को हमेशा क्लियरली डिफाइन करेगा कि भाई अगर करंट है, अगर करंट इसमें घूम रही है तो हम बहुत सिंपल इस बात को बोल सकते हैं कि करंट इस तरीके से पैदा होगी कि अपने कारण का विरोध करे। आपने कहा चलो भाई इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं, उसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको बेटर तरीके से समझने की कोशिश की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा देखो यार एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू लेंज लॉ को और फैराडे लॉ को दोनों को समझते हुए अपन काम करेंगे। मैंने कहा देखो यार फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? अब देखिए कैलकुलेशन मॉडल पे आ रहे हैं, अब कैलकुलेशन को समझेंगे। बी डॉट ए अगर लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। आपने कहा ये बात भी ठीक है।
अब अगर आपसे बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब मैंने कहा डी फाई बाई डी टी, तो आपने कहा सर देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो कितने होंगे, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। कितने होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे प्यारे बच्चों? अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखाई पड़ेंगे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो क्या आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिखाई पड़ रहे हैं? यू कैन से यस सर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो यहां पर आ जाएंगे दोज वुड बी 3। वेरी गुड। अब अगर यहां पर 3 नंबर ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज बी, दैट इज ए एंड दैट इज थीटा। आपने कहा सर फ्लक्स में 3 वेरिएबल होंगे। अब या तो इन डी फाइव बाई डी टी होगा तो इसके कारण ये 3 भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक बदले 2 कांस्टेंट हो। तो इन तीनों में होने वाला चेंज या तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो, या एरिया में परिवर्तन हो, या एंगल में परिवर्तन हो, इन तीनों में होने वाले परिवर्तन के कारण ये फ्लक्स में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर एक चीज चेंज होगी, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। फिर धीरे धीरे हम 2 को एक साथ चेंज करने की कोशिश भी करेंगे कि एरिया भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है, और क्या बोलते हैं एरिया भी बदल रहा है। 2 चीजें एक साथ बदल गई। तो अगर दोनों चीजें बदलेंगी तो फिर क्या होगा, उसमें आपको दोनों डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ेगा। तो अपन उसकी बात इसके आगे मतलब थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझ ले पहले। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो आपने कहा सर देखो 3 तरीके, 1 बाय 1 बात करेंगे। इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, अपन ने सिंपल बात की कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। और अब यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं आपको लेंज लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है और कैसे आपका फैराडे लॉ अप्लाई हो रहा है। आपने कहा सर देखो अगर एक ये लूप है, इस लूप में अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इस लूप को पेनिट्रेट करके आगे की तरफ जा रही है। सामान्यतः इसको फ्लक्स को अगर मैं लिखूंगा तो बोलूंगा बी इंटू ए। लूप अगर इस तरीके से है तो आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स ही हो गया। अगर अब डीबी बाई डी टी को मैं बोल दूं पॉजिटिव, आपने कहा सर पॉजिटिव से मतलब क्या डी बाई डी टी? मैंने कहा पॉजिटिव से मतलब है कि रेट पॉजिटिव है। अगर रेट पॉजिटिव होगा, इफ रेट इज पॉजिटिव, आई कैन वेरी सिंपली से कि अगर इसका रेट पॉजिटिव है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। तो आपने कहा सर एरिया तो कांस्टेंट है तो डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर भी है, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी इधर की तरफ हो गया, तो जीरो एंगल हो गया। इट वुड बी सिंपली डिफाइंड एज डी बी बाई डी टी इनटू ए, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। आपने कहा सर ये तो मैग्नीट्यूड तो आ गया। आई कैन वेरी सिंपली से कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इट इज वेरी सिंपल इक्वल टू ए इंटू डी बी बाई डी टी। आपने कहा सर दिशा क्या होगी? अब इसकी दिशा 2 तरीके से देखी जा सकती है। आपने कहा सर फ्लक्स की दिशा इधर की तरफ है तो ईएमएफ एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ऊपर से देखा जाए तो। मैंने कहा बात तो ठीक है, कैसे होगा? मैंने कहा देखो यार मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बढ़ रही है? आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ या राइट वर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो आई क्या करेगा? आपने कहा आई को विरोध करना है। आई को विरोध करना है तो विरोध कैसे करेगा? आपने कहा सर विरोध करना है तो इसके विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा। तो इसके विपरीत दिशा में अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगी? आपने कहा पीछे की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब आई इस तरीके से पैदा होगा कि सच दैट इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, सच दैट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है उसका विरोध किया जा सके। इसके लिए इसको डायरेक्शन को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बाहर से अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन, तभी तो ये जाएगी। तो आप बोलेंगे सर इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी एंड इट विल मूव इन दिस वे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इधर की तरफ आ जाएगी। तो ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगी। इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर मैं बात करूंगा तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस वन। इधर से देखोगे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। आपने कहा सर अब ये क्या लफड़ा है? डायरेक्शन ऑफ करंट की 2 डायरेक्शन आपने बता दी, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल रहे हो, क्लॉकवाइज भी बोल रहे हो। सही क्या है? एक ही बता दो भाई, ये भी तो है भाई, एक बताओ जो सही हो। दोनों कैसे होंगी? आपने कहा आपको हमेशा दिमाग में रखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये हमेशा ऑब्जर्वर बेस्ड चीजें।
ऑब्जर्वर बेस का मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो बेटा, जैसे ये एक, अभी मैंने आपको एक लूप ऐसे देखो, ये डायरेक्शन आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन आप यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? अब इसको समझिएगा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया 12 3 6 9। अगर कुछ भी समस्या है तो बताना। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में चलना है आपने। अब अगर इसी चलती हुई घड़ी को आप पीछे से देखो तो आप बोलेंगे सर पीछे से देखेंगे तो घड़ी को उल्टा कर दो, तो घड़ी को फ्लिप करना पड़ेगा आपको। पीछे की तरफ अगर घड़ी लगानी तो आप घड़ी को फ्लिप करेंगे। अब अगर घड़ी को बिना फ्लिप किए इस गाड़ी को ऐसे घूमते हुए देखेंगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर पीछे वाले के लिए जब इसको घड़ी को फ्लिप करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो जैसे इसको फ्लिप करेंगे पीछे वाले दिखाएंगे तो आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जो घड़ी पहले 12 3 6 9 इधर कर रही है वो उल्टा चलेगी। तो पीछे वाले के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। जो इसके पीछे खड़ा होगा उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, क्योंकि उसके पीछे वाले के लिए 12 3 और 9 इधर आ जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? फॉर पर्सन बैक। तो आप बोलेंगे सर अगर सामने से देखेंगे तो 12 3 6 9 ऐसा होना चाहिए, अगर पीछे से देखेंगे तो 12 3 6 9 उल्टा होना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर ऑब्जर्वर फ्रंट से देखता है तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बैक से देखेगा तो वही डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट रिवर्सल हो जाता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर। इसीलिए एक ही लूप की 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही पॉसिबल है। इसलिए हम लोगों को ये कंसीडरेशन ऑब्जर्वर पर बेस्ड होता है कि आप किस डायरेक्शन से बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको एक बार बहुत ध्यान से देखिए। पहले इतना समझ लीजिए, इसमें कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, और इसके बाद मैं आपको डायरेक्शन रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें समझा देता हूं। किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ लो, फिर डायरेक्शन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हो गया? चल मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन को समझ लेते हैं एक बार। तो आपने कहा सर डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन को अगर देखा जाए तो आई कैन वेरी सिंपली से जनरली लूप जो होते हैं प्लेनर लूप आपको दिए जाते हैं। दिस डायरेक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी प्रोड्यूस वो आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से दिखाया जाता है। ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी उल्टा लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा डायरेक्शन। ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसको ऐसे, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब इस तरह से होगी। अगर आप लूप बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होगी, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पैदा होगी इट इज आउटवर्ड इन नेचर। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज इनवर्ड इन नेचर। क्लॉकवाइज
कई बार हम लोग कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा इस तरीके से करंट है। अब ये दिस साइड इज बैक, दिस इज फ्रंट। देखिए क्या होता है, डायग्राम को समझना भी कई बार कुछ जगहों पे गलती डायग्राम के चक्कर में हो जाती है। अब अंदर से बाहर की तरफ करंट आ रही, बैक से फ्रंट की तरफ करंट आ रही। इफ द करंट इज फ्रॉम बैक टू फ्रंट, इसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं, इसको हम लोग बैक बोलते हैं, जिसके ऊपर से करंट जा रहा होता है, मतलब ये पीछे का पार्ट है। अगर बैक से फ्रंट की तरफ करंट आ रही है, इसका मतलब दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड इट विल बिहेव एज एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, और यहां से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होंगी। तो जिस टर्म से, जिस जगह से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं साउथ पोल, एंड इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। सो अ करंट कैरिंग, जो आप ये मोस्टली एमईसी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूं, करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट और बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होती है, साउथ पोल जहां से ये अंदर की तरफ जा रही होती है। क्लॉकवाइज करंट का मतलब है वो साउथ पोल बनाएगी। क्लॉकवाइज में साउथ में ऐसे आप एस को इस तरीके से बनाएंगे, आपको दिखाई पड़ेगा ये क्लॉकवाइज करंट है, और ये आपने नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है। तो दिस आर द वेज ऑफ डिफाइनिंग द करंट इन एनी टाइप ऑफ लूप। किसी भी लूप के अंदर जो करंट है वो किस तरीके से पैदा हो रही है, उसको डिफाइन करने का जो तरीका है वो आपके सामने हमने डिफाइन किया है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट फ्रंटल डायरेक्शन में आएगी, बाहर की तरफ निकलती हुई होगी, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा एंटी क्लॉकवाइज साइड जो है, और क्लॉकवाइज साइड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, उसमें करंट अंदर की तरफ जा रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये बेसिक पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ जाता है। अब इसी चीज को समझने के लिए अगर हम एक लेंज लॉ को एक और बार समझते हैं, एरिया को चेंज करते हुए, इफ एरिया इज चेंजिंग, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इफ एरिया इज चेंजिंग, ध्यान से समझना, ये लूप था, इसमें अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। इस लूप को अब इधर की तरफ खींचा गया। ड्यू टू दिस पुलिंग, दिस लूप बिकम समथिंग लाइक दिस वन। ये लूप कुछ इस तरीके से होता जा रहा है, पिचकता जा रहा है। द एरिया इज रिड्यूसिंग, धीरे धीरे एकदम लंबा हो जाएगा। तो आपने कहा सर इसको हम लोग खींच रहे हैं, जिसके कारण इस लूप का एरिया जो है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो आपसे पूछा गया फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन लूप। जल्दी से बताओ। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, अब आपको बोलेंगे जैसे एरिया कम हो रहा है तो अंदर जाने वाली फील्ड जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द प्लेन इज रिड्यूसिंग। तो करंट विल induce in such a manner
such that it will increase the current in outward direction, in the inward direction, क्योंकि अंदर की तरफ घट रही है तो अंदर की तरफ फील्ड को बढ़ाना होगा। तो अंदर की तरफ करने के लिए क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर अंदर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। सो करंट विल फ्लो in clockwise sense such that magnetic field into the plane will increase, such that magnetic field into the plane will increase, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जो है वो इंक्रीज कर जाए, और यही एक बेसिक सा रीजन हो जाता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। इसमें अलग अलग तरीके के बहुत अच्छे अच्छे तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे बन जाते हैं कि फ्लक्स किस तरीके से चेंज होगा, कैसे एरिया चेंज होने करस्पॉन्डिंग है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आता है एक रिलेशन ऑफ आई इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड चार्ज पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पहले हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को निकालना सीखा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि करंट इंड्यूस कैसे होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज फ्लो कितना करेगा, चार्ज फ्लो और ईएमएफ इंड्यूस, इनकी रिलेशनशिप क्या होने वाली है। आपने एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा इस बात को बेटा। मैंने कहा कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन लगी हुई है। Now the magnetic field into the plane started increasing. dy greater than 0 हो गया, इसको हम लोग इक्वल टू अल्फा बोल देते हैं। मान लेते हैं किसी अल्फा से बढ़ना स्टार्ट करती है, तो फ्लक्स एसोसिएट कितना हो गया, आपने कहा फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए। लीनियर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जा सकता है अल्फा इंटू टी या अल्फा इंटू टी प्लस सर्टेन कांस्टेंट सी। अगर इंटीग्रेट करके निकालते तो यही आता। आपसे बोल दिया गया है कि t बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 थी, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो आपने कहा सर फ्लक्स जो होगा एसोसिएटेड वो किसी भी टाइम पर कितना हो जाएगा, आपने कहा अल्फा टी इंटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज फाई। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस लूप में वो कितना होगा, आपने कहा सर अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है, तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इट वुड बी अल्फा इंटू ए, टाइम का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, आपने बोला ये सिंपली डी फाई बाई डी टी के बराबर है। यू सेड परफेक्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, आपने कहा अंदर की फील्ड बढ़ रही है तो अंदर की फील्ड को कम करने के लिए बाहर की फील्ड बढ़ाएगी, तो बाहर की फील्ड बढ़ाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर जाएगी। सो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, आपने बोला डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एसीडब्ल्यू डायरेक्शन हो जाएगा। आपने कहा ये बात भी ठीक है सर, एसीडब्ल्यू डायरेक्शन हो जाएगा। अगर डायरेक्शन एसीडब्ल्यू हो गया तो आई कैन वेरी सिंपली से कि सर देखो करंट कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगी। आपने कितना करंट होगा, आपने कहा सर देखो आई बराबर क्या होता है ई बाई आर, जो ईएमएफ है अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो अगर मैं करंट की बात करेंगे तो आई कैन वेरी सिंपली से इट इज सिंपली इक्वल टू डी फाई बाई डी टी अपॉन आर, दिस इज कॉल्ड एज आई इंड्यूस। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ लूप इज ऑफ वुड, अगर वुड का मतलब है नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर, तात्पर्य को समझेंगे। अगर ये लूप एक वुड का बना हुआ होता, किसका बना होता बच्चे, इफ दिस लूप इज मेड अप ऑफ वुड, तो आप बोलते सर वुड का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाता है क्योंकि इंसुलेटर है, आर टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ईएमएफ कितना होता और आई कितनी होती, क्या लकड़ी के लूप में और कंडक्टिंग लूप में कोई ईएमएफ में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, या आई में परिवर्तन आएगा, इस बारे में सोचिए और बताइए। अगर कोई कुछ बता सकता है तो जरूर बताएं। जो आदमी जो कुछ बता सकता है जरूर बताएं। Whatever you can think of, just tell. जो भी आपको लग रहा है बताएं। क्या लगता है क्या होगा, हर्षाली बोल रही ईएमएफ सेम रहेगा बेटा। आई के साथ क्या होगा बेटा,
and this is absolutely correct one. EMF remains same and I becomes 0. आपने बोला आई क्यों? ईएमएफ पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता. EMF induced is not the property of the loop, and this is the very important. It is not the property of material of loop. EMF जो है उसको लूप के मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है. वो फ्लक्स के चेंज के कारण पैदा हुआ है, वो मटेरियल के होने या ना होने से पैदा हुआ ही नहीं है. अभी आगे हम इस बात को और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं. अगर वहां लूप नहीं भी होगा फिर भी फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी, फिर भी ईएमएफ पैदा होगा. एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. बट आई इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. तो अगर नॉन कंडक्टिंग लूप है, इंसुलेटर है, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट आई ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. आपने कहा ठीक बात है. रेजिस्टेंस आर गिवन है तो आपने रेजिस्टेंस आर दे दिया. आई को अगर मैं लिखना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq/dt. इट इज वेरी, मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, और सिर्फ माइनस साइन ना लगाने का कारण सिर्फ एक ये है कि डायरेक्शन हम हमेशा अलग से डिटरमाइन करें. कभी माइनस साइन मत लगाइएगा. माइनस साइन जो लगा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है. तो डायरेक्शन के लिए कई बार क्या होता है, यहां पर आप माइनस साइन लगा के फिर आगे कैलकुलेशंस में उस माइनस का बड़ा मिसयूज कर लेते हैं या उसको लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कि दिस माइनस साइन इज ओनली अप्लाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन द डायरेक्शन. तो सिर्फ डायरेक्शनल बेसिस पर है, तो माइनस साइन का सिर्फ लॉजिक डायरेक्शन के लेके है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है. तो कृपया करके बिल्कुल भी आप परेशान ना हो. ये मेरी एक छोटी सी आपसे बातचीत है. आपने कहा ठीक है सर. तो यहां से अगर मैं समझने की कोशिश करूं इन अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज द चार्ज फ्लोन, तो आप डेल्टा क्यू जो फ्लो हुआ होगा, क्योंकि टाइम पीरियड अगर सेम होगा तो dt से dt इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज डेल्टा 5/r. रीजन बिंग रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जितना भी चार्ज फ्लो करेगा वो चेंज इन फ्लक्स के बराबर होगा, अपॉन आर के बराबर होगा. आपने कहा इसका मतलब रेट की हमें आवश्यकता नहीं, किस तरीके से हुआ है. अगर मुझे फाइनल माइनस इनिशियल मिल जाए तो मैं बोल सकता हूं कि क्यू फ्लोन जो होगा इट इज इक्वल टू 5 फ्लक्स माइनस 5 इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस. तो क्यू चार्ज फ्लोन इट इज सिंपली इक्वल टू 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल अपॉन आर. जो चार्ज फ्लो हुआ है वो 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल अपॉन आर के बराबर हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी कैन थिंक ऑफ. आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात सर कि चार्ज फ्लो कितना किया. अब एक एग्जांपल को समझिएगा और वेरिएशन ऑफ थीटा को समझिएगा. इसको हम लोग नाम देते हैं एसी जनरेटर. इसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन थीटा, और इसको नाम दिया जाता है एसी डायनेमो भी. बड़ी अच्छी उत्पत्ति है ये. क्या कहानी है, इस कहानी को समझो. दो मैग्नेट लिए गए बहुत बढ़िया से, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स.
इसको बोला गया, मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, इसको मान लेते हैं बोला गया साउथ पोल। अच्छा मैं सब भूल गया डायरेक्शन, लाल क्या होता था नीला क्या होता था मैं खुद ही भूल गया। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एक बार रुको मैं देखता हूँ, क्योंकि शायद मुझे रेड से नॉर्थ को रेड से दिखाते हैं, मैं सोच रहा था मैंने कुछ उल्टा लिख दिया। नॉर्थ इज ऑलवेज विद रेड, है ना, ये थोड़ा सा कॉमन नोमेनक्लेचर है, इसको दिमाग में रखेंगे। नॉर्थ इज रेड एंड दिस इज साउथ, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अब इनके बीच में हमने क्या रखा, एक लूप को रखा, देयर इज अ लूप इन बिटवीन देम। सामान्यतः ये लूप जो होता है ये यहां पर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, घूमेगा कैसा। कहानी को अगर फ्रंटल व्यू पे देखा जाए तो यहां से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस वन, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये जो लूप होगा ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में घूम रहा हो। कभी ये लूप बिल्कुल पैरेलल टू द फील्ड लाइंस हो जाएगा, समझिएगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजुलाइज हो जाए। कभी ये लूप सम टाइम दिस लूप विल लुक लाइक दिस वन, इस समय पर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होगा। कभी कभी ये लूप पैरेलल हो जाएगा टू द फील्ड लाइंस, इस समय पर जीरो फ्लक्स लिंकेज होगा। और कभी कभी ये किसी थीटा एंगल पर भी होगा, जैसा कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं, इन दिस इट विल हैव सर्टेन थीटा एंगल। एज्यूमिंग इन दिस वे, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, तो यहाँ पर इसका जो थीटा एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। इस दौरान फाई की वैल्यू होगी b इंटू ए, और इस दौरान फाई की वैल्यू होगी 0। इनके बीच में अगर किसी एंगल की बात की जाए, मतलब इफ इट इज नॉट at vertical position, it is at certain angle, let's say, and it is having let's say this angle is theta, जिससे ये घूम गया, इसको ऐसे घुमा दिया गया उल्टा घुमाने की बात करो, ठीक है, ऐसे घुमा दिया गया। तो अगर ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया तो इसका जो ए था वो भी ऐसे रोटेट कर जाएगा, एंड दिस इज बिकम्स बी। थोड़ा सा रोटेशन आ गया, राइट, गेटिंग माय पॉइंट बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर एट एनी इंस्टेंट बात करें तो जो थीटा रोटेट किया होगा इट कैन बी डिफाइंड एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आपने क्या बात है सही कि थीटा जो होगा ओमेगा टी के बराबर होगा। तो अगर मैं फ्लक्स किसी भी क्षण जो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, आई कैन वेरी सिंपली से v इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि हर समय पर थीटा की वैल्यू परिवर्तित हो रही होगी। तो फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो आई कैन वेरी सिंपली से कि यहां पर जो ईएमएफ होगा इंड्यूस, इट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। कॉस के साथ एक माइनस साइन आता है, अगेन मैं माइनस साइन को इसलिए पिक्चर में ज्यादा नहीं डालता हूं क्योंकि माइनस साइन से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस आपको नहीं मिलता है। सामान्यतः वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शनल कोफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे होते हैं। तो डी फाई बाई डी टी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात की जाए तो आई कैन वेरी सिंपली से इट इज सिंपली इक्वल टू बी ए ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब क्या होगा, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर, क्योंकि कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम एक साइनसॉइडल वेव की तरह ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड एज एसी जनरेटर। ऐसे ईएमएफ को हम एसी जनरेटर का नाम भी
देते हैं, वी कॉल्ड दम एज अ एसी जनरेटर। बात समझ में आती है क्या? ध्यान से देखिए और फिनोमेना को अच्छे से लिख लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो पूछ लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर। मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो इट इज बी ओमेगा, मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो इट इज जीरो। मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाती है तो जीरो ही बोला जाता है। किस कंडीशन में होगा? फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन फ्लक्स लिंकेज इज जीरो। इस दौरान ईएमएफ, ये बहुत अच्छी बात है, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, क्योंकि थीटा जैसे 90 डिग्री होगा, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा। जब फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है तब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको भी आप सभी को दिमाग में रखना है। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि जब फ्लक्स सबसे ज्यादा एसोसिएटेड होगा तभी ईएमएफ भी सबसे ज्यादा हो रहा होगा, और ये एक निहायती गलत बात है, इससे थोड़ा सा बच के रहें। चलो मेरे भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट चीज को समझते हैं। एसी जनरेटर का ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की करस्पॉन्डिंग। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा उस तरीके से आपका ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता जा रहा होगा। चार्ज फ्लो का कंसेप्ट भी आपने समझ लिया। अब हम बहुत एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। खैर ये मोशनल ईएमएफ एंड हॉल इफेक्ट, ये आपका कल का डिस्कशन रहेगा इन दोनों पे। हॉल इफेक्ट, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आई वुड से कंसेप्ट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मोशनल ईएमएफ एंड हॉल इफेक्ट, ये हमारा टुमारो सेशन है जिसके अंदर हम इन दोनों चीज़ों को और ईएमआई के काफ़ी टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से समाप्त कर दें। और अभी हम लोग एक मॉक टेस्ट का डिस्कशन रखेंगे, ठीक है ना। एट इवनिंग देयर विल बी अ मॉक टेस्ट। एक हमारा मॉक टेस्ट होगा बच्चों, इवनिंग 5 PM अराउंड, ठीक है। तो उस सेशन को भी आप सभी लोग जरूर आएँ, जरूर सब्सक्राइब करें उस सेशन में, क्योंकि काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट डिस्कशन चल रहा है इस समय। तो आई थिंक आपको भी मज़ा आएगा काफ़ी, और काफ़ी बेहतर फीडबैक भी आपको मिलेगा।
एक सेकेंड बच्चों, बच्चों मैंने क्लास प्लान कर दी है, आप सभी लोग मॉक टेस्ट के लिए इवनिंग में ज़रूर आ जाएं। और मैकेनिक्स पर ही मैं मॉक टेस्ट आपका लेने वाला हूं आज, और काफ़ी बेहतर मॉक टेस्ट होगा, मोस्ट श्योरली आप सबको मज़ा आएगा। लास्ट के 2 मॉक टेस्ट ज़रूर देखें। ठीक है, चले भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपकी क्लास प्लान हो गई है। एवरीबडी हैव टू कम एट 5 PM इन द इवनिंग, और दिस इज माय टेलीग्राम चैनल t.me/physics। इसको जरूर फॉलो कर लें। अगर आपने फॉलो अभी तक नहीं किया है तो इसको फॉलो जरूर से जरूर कर लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इसको नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो जरूर कर लें। एंड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया, लाइव और प्लस क्लासेस जरूर ले लें। SM11 इज द कोड बाय विच यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। अगर आपको कोई भी सेशन में इशू लगता है तो आप बक्स एंड बाउंटी के अंदर जरूर भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब दिस